प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 7/10/2022 को शाम के समय यानी 5 से 6:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था, उस पेपर से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या कहता है, समझिए। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों वाली संख्या। एक सवाल आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है, इसे समझिए आप। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न यदि संख्या ज्ञात करने वाला हो तो ऑप्शन से ही लगाते हैं। देखिए, चलिए, जैसे दिया गया है, पहला ऑप्शन 42, दूसरा ऑप्शन 63, तीसरा ऑप्शन 12 और फिर 21। अब आप देखिए, कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 4, इकाई के स्थान, देखिए कह रहा है इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना है। इसका दोगुना है, हाँ सही है। दोगुना है 3 2 6, हाँ है। इसका दोगुना है नहीं, तब ये उत्तर नहीं होगा। अगला देखिए, इसका दोगुना है, हाँ बिल्कुल है। फिर क्या कहता है, यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, यानी इन्हें हम 24 कर दें, 42 को क्या कर दें 24 कर दें, 63 को क्या कर दें 36 कर दें, और ये तो कट गया है, इसको हम क्या कर दें 12 कर दें, तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम होती है। मूल संख्या यानी जो संख्या बनकर तैयार हुई है वो मूल संख्या से 9 कम है। जरा देखो दोनों का अंतर कितना आएगा भैया। 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। क्या ये तो 18 कम है। यहां देखेंगे 13 में से 6 गए 7, 5 में से 3 गए 2, ये तो 27 कम है इससे। यहां देखो 11 में से 2 गए 9 और 1 में से गया, ये देखो 9 कम है इससे। और कहा क्या था कि मूल संख्या से 9 कम होती है, यानी सवाल का उत्तर क्या होगा 21 सवाल का उत्तर हो गया, यानी 21 सवाल का उत्तर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन के माध्यम से इस सवाल को कम समय में लगा सकते हैं। बोलो, समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिक भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन ही आप समझिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपको क्या दिया है। दूसरा प्रश्न है, कहता है 891 892 के वर्ग के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। अब देखो यहां कह रहा 892 का होल स्क्वायर और इसके पहले दिया है 891 का होल स्क्वायर के ये जो पूर्ण वर्ग कर देंगे, इनके बीच कितनी संख्याएं यानी पूर्णांक आते हैं, तो आप ऐसे माइनस कर देंगे तो भी सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप क्या कर रहे हो 892 में से इसको घटा रहे हो तो एक संख्या और घटानी पड़ेगी। फिलहाल ये सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। यहां पर क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट बनेगा, एक ब्रैकेट में 892 प्लस में 891 और एक ब्रैकेट में 892 माइनस 891। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 9 दूनी 18 के 8, 8 दूनी 16, 1 17 गुणे इन दोनों का अंतर क्या आएगा 1, यानी 1783 संख्या तो आई, लेकिन आपने 891 घटाया 892 को लिया था, इसलिए एक संख्या और घटा देंगे तो आएगा 1782। 1782 संख्याएं या पूर्ण संख्याएं होंगी। यही नियम है। या फिर आप इसका क्या करोगे, या फिर आप इसका वर्ग करोगे। क्या करोगे, 892 का वर्ग करोगे, फिर माइनस 891 का वर्ग करोगे, उसके बाद आपको संख्या मिलेगी। और कहा है कि बीच कहा है, ना इसको लेना है ना इसको लेना है, दोनों में से कोई नहीं लेना है, इनके बीच की संख्या आपको बतानी है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं
और वर्ग करके उनको घटाकर भी लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न नोट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। 10 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। 10 प्रश्नों के माध्यम से आपका ग्रुप डी तैयार कराया जाएगा। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हाल ही में एसएससी जीडी का आंसर की जारी हो गया है और उस आंसर की में गणित के जो प्रश्न आए हैं वो बहुत आसान ऐसे ही प्रश्न आए हैं। यानी जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें गणित के प्रश्न छोटे छोटे दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, उन सभी प्रश्नों को हल कर डालना है जो आपके सामने से गुजरे और छोटे से छोटे प्रश्नों को भी हल करते हुए चलना है। ध्यान रहे। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण की पहचान करिए। देखो जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में या ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी ऐसा कुछ हो तो द्विघात समीकरण, या जिस भी समीकरण में स्क्वायर वाला हो और एक्स हो तो वही दो घात समीकरण होगा। देखो ये वर्ग से वर्ग खत्म हो गए, यहाँ कुछ रह गया नहीं भाई, एक्स एक्स रह गया, क्या रह गया, कुछ नहीं। ये 3x स्क्वायर दोनों तरफ खत्म हो गया। यहाँ देखो कोई एक्स स्क्वायर वाला रह गया जहां हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखो, यहाँ अगर 2x है, अब यहाँ 2 वर्ग है तो इधर करेंगे वर्गमूल करेंगे, यहाँ 2 घात यहाँ 3 घात, ये वर्गमूल है, ये स्क्वायर ऐसे कहे द्विघात समीकरण है नहीं। हाँ यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 2x समथिंग, ये वाला सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी ये द्विघात समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे सवाल का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा यदि संख्या 84 56 514, कह रहा 84 56 514 के प्रत्येक विषम अंकों में 3 जोड़ा जाए, के प्रत्येक विषम अंकों में 3 जोड़ा जाए। तो विषम अंक ये 5 में 3 जोड़े 8, 5 में 3 जोड़े 8, 1 में 3 जोड़े 4, और सम अंकों में 2 घटाया जाए तो 6 और 2, और यहाँ 2 घटाया जाए तो 4, और यहाँ 2 घटाया जाए तो 2। कह रहा तो बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा अंक, दाएं से तीसरा, तो 2 और 8 निकाल लीजिए, 2 और 8 को निकाल लीजिए। कह रहा इनके अंकों का योग कितना होगा, तो भैया 8 2 10 होगा। कितना आसान सा गणित का सवाल आया, कितना आसान सा सवाल, समझ में आ जाएगा ना। तो नोट करें, तैयार करें, वीडियो को बार बार देखें, तैयार कर डालें ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो आपकी परीक्षा में। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कहता है एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ त्रिभुज दिया गया, देखो त्रिभुज से संबंधित सवाल है। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, समरूप त्रिभुज, समरूपता का नियम आपको बताया गया कि 2 त्रिभुज आपस में इस प्रकार से समरूप होंगे कि उनकी या तो भुजा भुजा बराबर होगी या तो कोण कोण बराबर होंगे। अब माना त्रिभुज AB और C है और DE और F है। कह रहा है क्या कि AB 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर दिया है, और फिर दिया है DE 8 सेंटीमीटर, DE 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है EF 10 सेंटीमीटर, EF 10 सेंटीमीटर, और जो है FD 14 सेंटीमीटर, FD 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि इस वाले त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करो। तो भैया पहले इसकी भुजा ज्ञात करोगे, संगत भुजाओं के नियम के आधार पर इसकी भुजा ज्ञात करोगे, तब जाके इसका परिमाप ज्ञात कर पाओगे। अब देखो मैं इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा हूं, पहले ये भुजा ए भुजा से तुलना कर रहे हूं। AB बटे में DE यानी 6 बटे में 8। उसके बाद इस भुजा को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो A बटे यानी x बटे में इस वाली भुजा लेना होगा यानी 14। अब देखो 14 बटे में है, 14 गुणे में आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, 2 चौके 8 कर ले आप, 2 चौके 8 कर ले, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21 बटे 2 मतलब 10.5 आ जाएगा x का मान, यानी इसका मान आया 10.5 आ गया। फिर से एक बार इस भुजा के अनुपात ये भुजा यानी 6 बटे में 8, और इस भुजा के बटे, पहले ये भुजा लिए तो आपको ये लेना है, इसको मान हम y मान लेते हैं, y बटे में क्या ले लेते हैं 10।
अब देखो 10 बटे में है तो 10 गुणे में आ गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 बटे 2, मतलब y का मान आया 7.5, 7 दूनी 14, 1 15, यानी इस y का मान आया 7.5। अब परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, यानी 10.5, 7.5 और 6, 5 5 10 के शून्य, 7 दूनी 14 यानी हासिल 4, हाँ और 1 1 2 यानी 24 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आया भाई? इस सवाल को ऐसे ही लगाना पड़ेगा, बाकी मर्जी आपकी है। मैंने आपको समझा दिया, संगत भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, यह नियम आपको समझाया गया है। संगत भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज, क्या है? एक समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, आपको बताया गया समलंब चतुर्भुज ऐसा है, इसका क्षेत्रफल दिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां एक 12 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा इसके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब आपको ये भाग बताना है। तो जबकि आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर, क्या? समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर। अब देखो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कितना होगा? 12 20 32 और ऊंचाई बराबर 160। देखो 2 16 में 32 और 16 गुणे में तो 16 बटे में, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, यच का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर। सूत्र याद कर लो, समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 50, देखो कह रहा 50 एक समान वस्तुएं 550 रुपए के कुल मूल्य पर खरीदी गई। कितनी वस्तुएं खरीदी गई? 50 वस्तु खरीदी गई और 550 रुपए में खरीदी गई। तब एक वस्तु कितने की पड़ जाएगी बता सकते हो? 0 से 0 यानी 11 रुपए, 5 से 5 कटेगा, बात समझ गए। एक वस्तु कितने रुपए की? 11। कह रहा है कि उनमें से 1/5 को, यानी 50 वस्तुओं का 1/5 यानी 5 दहम 50 यानी 10 वस्तु को, 10 वस्तु, तो 10 वस्तु 11 रुपए के हिसाब से 110 रुपए का पड़ेगा। कह रहा 10% को, उसमें से 1/5 को 10% हानि पर बेचा गया, यानी 110 वस्तुओं को 10% हानि यानी 90% पर बेचा गया, तो कुल कितना पा जाएंगे? 11 9 99 रुपया पाएंगे। फिर कहता है और पूरे समव्यवहार पर हमें टोटल पर 20% का लाभ प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तुओं को प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो 40 वस्तुएं, 10 वस्तुएं बेच चुके हैं कि नहीं बेच चुके हैं? बची कितनी है? 40 वस्तुएं हैं। उन 40 वस्तुओं को किस रेट पर बेचें कि कुल टोटल हमें 20% का फायदा हो? तो आप एक काम कर लो, पहले देख लो ये 550 रुपए में खरीदे हैं, यहां से 20% का फायदा यानी 120% का मान ज्ञात कर लो। यहाँ 20%, तो 2 0 से 2 0, 12 पंचे 60 के शून्य हासिल है 6, 12 पंचे 60 6 66, 660 रुपये आपको टोटल चाहिए, जबकि आपको मिल गया है कितना? 99 रुपया। तो यहाँ से आप घटाएंगे 1 और यहाँ आ जाएगा 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बच जाएगा 5, 561 रुपया और अभी आपको चाहिए। और कुल कितनी वस्तुएं हैं? 40, 40 से भाग दे दिया जाए, 40 एकन 40, बचा कितना? 16, 1 उतार देंगे, यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो 4 से 4 बार जाएगा, 40 चौका 160, 1 रह जाएगा दशमलव, यहाँ 0 बढ़ाओगे फिर 0 बढ़ाओगे फिर 0, तो 40 दूना, बात समझ रहे, यानी 14 रुपये 0.0,
यानी ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी 14 रुपया कोई एक ऑप्शन है, इसलिए सवाल आप तुरंत लगा सकते हैं। बोलो समझ में आया? देखो पहला काम है कि 50 वस्तुएं 550 में आपने खरीदा, उसमें एक वस्तु 11 रुपए की पड़ गई, या कह रहा है कि 10% 1/5 वस्तुओं को, यानी 1/5, 50 का 1/5 यानी 10 वस्तु को 90% पर बेच दिया, 10% घाटा पर, यानी एक वस्तु 11 रुपए की तो 10 वस्तु 110 रुपए की। 90% पर जब बेचा तो कुल 99 रुपया पाया, और हमें टोटल पर 20% का लाभ लेना है। तो भैया 550 का 120% देख ले रहे हैं, जो 660 रुपया हमें चाहिए, और हमें मिल गया कितना 99 रुपया। हमें 561 रुपया और चाहिए, तो 40 से भाग दे देंगे, प्रति वस्तु का रेट आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, ना समझ में आए पुनः फिर से रिवीजन कर ले, आप बैक कर ले, वीडियो को देख लें। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि 8:9 समानुपाते 24:y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, यहां पर अंतः पदों का गुणनफल लगा लो। अंतः पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल। 8 गुणे में तो 8 बजे, 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, अतः y का मान आ गया 27। सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र याद रखना है? सूत्र याद रखना है अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्या ये बातें समझ गए ना? अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आंकड़ों की क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। रेलवे का बहुत चहेता प्रश्न है। माध्य माध्यिका बहुलक, परिसर, विसरण, प्रसरण गुणांक आदि सारी चीजें जिन्हें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये माध्य माध्यिका बहुलक में एक सवाल आपको माध्यिका का दिया है। तो देखो, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करते हैं। तो देखो, सबसे छोटी संख्या 4.2 है, फिर इसके बाद आपकी अगली संख्या है 4.2 के बाद आप देखेंगे तो 6.8 है, 6.8। इसके बाद देखेंगे तो 7.5 है। इसके बाद देखेंगे तो 8.1 है। फिर इसके बाद देखेंगे तो 9.9 है। फिर इसके बाद देखेंगे तो 10.8 है। पुनः देखेंगे 11.2 है। फिर अगला है 13.5। अब अगर सम अंक है, सम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, तो मध्य की 2 संख्या बटे में 2। अगर विषम पद हैं यानी 9 है तो मध्य की संख्या माध्यिका होती है। अब यहां माध्यिका बराबर क्या आप करेंगे? माध्यिका बराबर आप करेंगे कि भैया 3 इधर से बची 2 संख्या को ले आइए। 8.1 9.9 9 1 10 9 8 17 1 18, इन्हें 2 से भाग दे देंगे तो 2 9 18, यानी कि इनकी माध्यिका क्या आने वाली है? इनकी माध्यिका आने वाली है 9। इनकी माध्यिका क्या आने वाली है? 9। बातें समझ गए ना? माध्यिका निकाल ले जाएंगे। एक प्रश्न आपसे माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित सूत्र पर पूछा जाता है, जहां पर आपको क्या लिखना होता है भैया? याद रखना होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह सूत्र आप याद रखो, इस पर सवाल पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है कि माध्यिका माध्य देकर बहुलक पूछ लिया जाए, या बहुलक देकर माध्यिका और या माध्य, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस पर सवाल आपकी एएलपी में भी पूछा गया था, प्री वाले में, मेंस में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी के आयु का 1/3 है
और राजेश की पत्नी की आयु राजेश के आयु का 3/4 है, तथा राजेश की आयु राजेश के पिता के आयु का 3/5 है। यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है, तो एक काम कर लेते हैं, पापा से चालू करते हैं, राजेश के पापा से चालू करते हैं। राजेश के पापा या राजेश के पापा लिख दीजिए, इनकी आयु कितनी है? 60 वर्ष है। तो राजेश की आयु कितनी हो जाएगी भैया? क्योंकि यहां देखो राजेश के पिता के आयु का 3/5 है, बात समझ गए ना? किसकी? तथा राजेश की आयु राजेश के पापा के आयु का 3/5 है। तो 5 12 में 60, तो 12 तिया 36 वर्ष राजेश की आयु है। अब देखो कह रहा है राजेश की पत्नी की आयु राजेश के आयु का 3/4 है। तो राजेश की जो पत्नी है उनकी आयु क्या है भैया? राजेश के आयु का 3/4 है। तो 4 9 36, 9 त्रिक 27 वर्ष है। अब उनकी राजेश की जो बेटी है वो राजेश के पत्नी के आयु का 1/3 है। तो 3 9 27, यानी राजेश की बेटी कितने साल की आ गई? 9। राजेश की पत्नी कितने साल की आ गई? राजेश की पत्नी 27 साल की, राजेश 36 साल का, और राजेश के पापा 60 साल के, और राजेश की बेटी 9 साल की। पूछा है राजेश की बेटी की आयु कितनी है? तो राजेश की बेटी की आयु आप क्या बताओगे? 9 वर्ष बताओगे। बात समझ गए ना? इस प्रकार से हम पहले पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और तुरंत समझते हैं और तुरंत लगाना चालू करते हैं। यह सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 1 मिनट में शायद ना हो पाए, लेकिन प्रयास आपको करना है, क्योंकि 1 मिनट से कम समय का होता है आपके एक प्रश्न के लिए। क्या ये सभी बातें समझ में आ जाएंगी? तो आपको मैंने इस स्लाइड में आपने देखा कि 10 प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हल करवा दिया। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी हो, SSC GD हो, RPF जो SI का पेपर हुआ बहुत ही आसान हुआ है। तो आप अभ्यास जारी रखें अपना जारी रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि जो CBT या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इस परीक्षा में गणित रीजनिंग के प्रश्न छोटे छोटे आसान दिए जाते हैं, तो जिन्हें आपको अभ्यास के माध्यम से ही तैयार कर लेना है। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।